हाँ नमस्कार मित्रों, स्वागत वंदन अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं अभिषेक बालो केमिस्ट्री लेक्चरर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, बीएससी सेकेंड ईयर की वीडियो लेक्चर सीरीज हमारी रेगुलर चल रही है। उसमें ये वीडियो जो लेक्चर रहेगा ये हमारा 4th नंबर का वीडियो लेक्चर रहेगा, जिसमें हम ये बात करने वाले हैं आज कि बेसिकली हमने ये पढ़ा है कि जब बीयर लैम्बर्ट लॉ और लैम्बर्ट लॉ हम अवशोषण के नियम पढ़ रहे थे, तो बस उन्हीं अवशोषण के नियमों की लिमिटेशन आज हम पढ़ने वाले हैं कि ये नियमों की लिमिटेशन क्या है, कब कब ये नियम लागू होते हैं। और नो डाउट विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में यहां से प्रश्न आने की भरपूर संभावना रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो लेक्चरर को। ध्यान रखें, देखें, हम सबसे पहले देखो, कल हमने बात करी थी वीडियो लेक्चरर में बीयर लैम्बर्ट लॉ की। बीयर लैम्बर्ट लॉ ये हमने पढ़ा था, क्लियर। और बीयर लैम्बर्ट लॉ में हमने एक रिलेशन देखा था भाई कि जो एब्जॉर्बेंस है, ये जो एब्जॉर्बेंस है, ये एब्जॉर्बेंस प्रोपोर्शनल होता है विलियन की कंसंट्रेशन की। क्लियर हो गई बात। ये हमने यहां पर देखा था, ये वाला रिलेशन हमने पढ़ा था, ठीक। और इसी रिलेशन का फिर हमने एक ग्राफ भी बनाया था भाई, याद करो। अगर किसी मित्र ने ये इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पहले उस वीडियो लेक्चर को जाकर के देखें, उसके बाद ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करें, ठीक। देखो, ये हमारे पास है एब्जॉर्बेंस और ये हमारे पास है कंसंट्रेशन सी, क्लियर, जिसका रिलेशन हमारे पास क्या आया था, एक स्ट्रेट लाइन आया था, क्लियर। ये बीयर लैम्बर्ट लॉ का ग्राफ था। अब आज हम पढ़ने वाले हैं लिमिटेशंस। क्या पढ़ेंगे भाई? लिमिटेशंस ऑफ बीयर लैम्बर्ट लॉ। इस नियम की लिमिटेशन क्या है? कुछ किताबें में इसको डेविएशन भी लिख देती है, ठीक है, तो ध्यान रखना, डेविएशन ऑफ बीयर लैम्बर्ट लॉ। यानी कुल मिलाकर हम इस टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं कि कब कब तो बीयर लैम्बर्ट के नियम का पालन होता है और कब कब ये बीयर लैम्बर्ट के नियम का पालन नहीं होता। तो बेसिकली हमें कंडीशन बतानी है कि कौन सी कंडीशन पर अप्लाई होगा, कौन सी कंडीशन पर अप्लाई नहीं होगा, क्लियर। तो देखें, नंबर फर्स्ट कंडीशन देखना भाई। पहली कंडीशन है कि आपने जब सोर्स से जो लाइट आ रही थी, क्लियर, तो वहां से मोनोक्रोमेटर से गुजारी हमने, तो नंबर फर्स्ट यहां पर मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए। अगर आपके पास मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है तो फिर वहां पर बीयर लैम्बर्ट के नियम का विचलन देखने को मिलेगा, क्लियर। वहां पर बीयर लैम्बर्ट के नियम की पालना नहीं होगी। तो नंबर फर्स्ट है हमारा, कौन सी लाइट होनी चाहिए? मोनोक्रोमेटिक लाइट हमारे पास प्रेजेंट होनी चाहिए, क्लियर। दूसरी कंडीशन देखो, आपने जो सॉल्यूशन लिया है भाई, जो सॉल्यूशन लिया है आपने, जो विलियन भरा है ना उस ट्यूब में, तो सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, क्लियर। सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। विलियन कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट होना चाहिए, क्लियर। डाइल्यूट का मतलब मैं यहाँ ये बता देता हूं भाई कि जो कंसंट्रेशन है ना वो 10 की पावर -2m, 10 की पावर -2m कंसंट्रेशन 10 की पावर -2m से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रखना, अधिक नहीं होनी चाहिए, क्लियर। उससे क्या होगा अभी सब बताऊंगा भाई, ठीक। थर्ड पॉइंट देखो, यहां पर किसी प्रकार का जो सॉल्वेंट है वो रिएक्शन नहीं करना चाहिए, क्लियर। तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। यानी कि मैं किसी यूं कहूंगा कि सॉल्वेंट का रिएक्शन नहीं होना चाहिए, सॉल्वेंट का रिएक्शन नहीं होना चाहिए, क्लियर। इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि विलियन में न तो किसी अणु का संगुणन होना चाहिए, न तो अणु का संगुणन होना चाहिए और ना ही उस अणु का वियोजन होना चाहिए, क्लियर हो गई बात। तो संगुणन और वियोजन नहीं होना चाहिए, क्लियर। या कुछ किताबें भाई कोएगुलेशन भी लिख देती है भाई, ठीक है। मैं सभी कोएगुलेशन
नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो तीन कंडीशन तो आपके पास है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए, दूसरा सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, तीसरा सॉल्वेंट का रिएक्शन नहीं होना चाहिए, और एक कंडीशन देखें कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर? ये ध्यान रखेगा, ये कंडीशंस जो है, इन्हीं कंडीशंस पर बीयर लैम्बर्ट का लॉ, बीयर लैम्बर्ट लॉ की पालना होती है। अगर ये कंडीशंस है तो बीयर लैम्बर्ट के नियम की पालना होगी, अदरवाइज बीयर लैम्बर्ट के नियम की पालना नहीं होती है। तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? क्लियर होगी बात? तो नोट कर लेना भाई, मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए, जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट होना चाहिए, मतलब उसकी सांद्रता ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर? सॉल्वेंट का यहां पर ये ध्यान रखना कि एब्जॉर्बिंग स्पीसीज, एब्जॉर्बिंग स्पीसीज का सॉल्वेंट के साथ, सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब उसका न तो एसोसिएशन होना चाहिए और ना ही डिसोसिएशन होना चाहिए। अणु ना तो जुड़ने चाहिए और ना अणुओं का वियोजन होना चाहिए, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए भाई? कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर? ये शर्तें हैं भाई, अगर ये शर्तें हैं तो बीयर लैम्बर्ट लॉ की पालना होगी, अदरवाइज बीयर लैम्बर्ट के नियम से क्या देखने को मिलेगा? विचलन देखने को मिलता है। क्लियर? ठीक है बात? अब देखो इनको थोड़ा एक एक बार डिटेल में देखते हैं कि क्या कंडीशन है इनके बारे में। पहले आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो भाई, नंबर फर्स्ट पॉइंट को हम यहां पर देखें। हम कह रहे हैं कि भाई जो कंसंट्रेशन है ना, वो 10 की पावर -2 m से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्लियर? क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के बीच का ये जो ग्राफ है, क्योंकि एब्जॉर्बेंस वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना कि कंसंट्रेशन अगर 10 की पावर -2 m से अधिक हो गई तो फिर ये जो एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन का जो ग्राफ है ना, वो सीधा प्राप्त नहीं होगा, बल्कि वो ग्राफ ऐसा होने लग जाएगा भाई, वो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। क्लियर? तो ध्यान रखना, ये कब होगा? जब कंसंट्रेशन 10 की पावर -2 m से क्या होगी? ज्यादा होगी, तो ये ग्राफ यहां से मुड़ जाएगा। क्लियर? तो सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती है, कब? जब कंसंट्रेशन इससे ज्यादा हो जाता है। क्लियर हो गई बात? तो ये पहला पॉइंट आपका देखे। ठीक है, दूसरा देखो भाई, टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। हमने क्यों कहा ऐसा? टेम्परेचर कांस्टेंट होने से जो मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट था, बताया था कल एप्सिलॉन, टेम्परेचर कांस्टेंट होने से मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट क्या रहता है? नियत रहता है। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो एप्सिलॉन भी चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? टेम्परेचर चेंज होगा तो एप्सिलॉन चेंज हो जाएगा, और अगर एप्सिलॉन चेंज हो गया तो फिर बीयर लैम्बर्ट के नियम में क्या देखने को मिलेगा? विचलन देखने को मिलता है। क्लियर हो गई बात? ये ध्यान रखिएगा भाई आप इस पॉइंट को। ठीक है, अगला क्या कह रहे हैं भाई कि मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि भाई हम जो इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट जो काम में लेते हैं, कल लिया था ना भाई, सोर्स से निकला था, मोनोक्रोमेटर पर गई थी। क्लियर? तो जो इंस्ट्रूमेंट जो काम में लेते हैं उसके आगे फिल्टर नहीं लगा होना चाहिए, अन्यथा हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं मिलेगी।
क्लियर हो गई बात। तो ध्यान रखना कि जो इंस्ट्रूमेंट आपने काम में लिया था ना, जो सोर्स काम में ले रहे थे, उसके आगे कभी भी फिल्टर नहीं लगाया था। अगर फिल्टर लगा दिया ना तो फिर मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं मिलेगी, जबकि हमें क्या चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए। क्लियर हो गई बात। तो कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि फिर ग्राफ में सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती है। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो एप्सिलॉन नियत रहेगा, और अगर एप्सिलॉन नियत रहेगा तो फिर बियर लैम्बर्ट के नियम की पालना हो जाएगी। और इंस्ट्रूमेंट के आगे फिल्टर काम में नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमें फिर मोनोक्रोमेटिक लाइट प्राप्त नहीं होगी, जबकि हमें कौन सी लाइट चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट हमें प्राप्त होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात। तो ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। एक आध पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई ये जो मोलर, यहां से मैं इसको हटा देता हूं, एक पॉइंट और हम यहां पर लिखेंगे, समझो कि ये जो नंबर 4th पॉइंट, कि जो मोलर एक्सटेंशन जो कोएफिशिएंट है एप्सिलॉन, उसका मान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हिंदी में अपवर्तनांक कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर निर्भर करता है। अतः यदि कंसंट्रेशन 10⁻⁻² m से अधिक हो गई तो विलयन का अपवर्तनांक क्या हो जाता है, चेंज। और अगर अपवर्तनांक चेंज हो गया तो एप्सिलॉन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर। अगर एप्सिलॉन चेंज हो गया तो फिर बीर लैम्बर्ट के नियम से क्या देखने को मिलेगा, विचलन देखने को मिलेगा। तो ये भी ध्यान रखना कि कंसंट्रेशन 10⁻⁻² से अगर ज्यादा हो जाती है ना तो फिर जो विलयन का अपवर्तनांक है वो चेंज हो जाता है। अगर विलयन का अपवर्तनांक चेंज हो गया ना तो ये जो मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट है ना एप्सिलॉन, वो भी इस पर डिपेंड करता है, तो फिर एप्सिलॉन भी चेंज हो जाएगा। और अगर एप्सिलॉन चेंज हो गया तो फिर वहां बियर लैम्बर्ट नियम की पालना नहीं होगी। क्लियर, ये ध्यान रखना भाई आप, ठीक है। लेकिन यदि इधर देखो बोर्ड पर, लेकिन यदि कंसंट्रेशन 10⁻⁻² m से कम है तो विलयन का जो अपवर्तनांक है वो नो चेंज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और अगर अपवर्तनांक नो चेंज तो फिर एप्सिलॉन भी नो चेंज। और अगर एप्सिलॉन नो चेंज है तो फिर बीर लैम्बर्ट की पालना होगी। इसलिए ध्यान रखना कंसंट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। क्लियर। तो अगर कंसंट्रेशन 10⁻⁻² m से ज्यादा है तो फिर वहां पर अपवर्तनांक चेंज हो जाएगा, और अगर अपवर्तनांक चेंज हो गया तो एप्सिलॉन चेंज होगा। एप्सिलॉन चेंज हो जाएगा तो बियर लैम्बर्ट के नियम की पालना नहीं होगी। लेकिन यदि कंसंट्रेशन का मान कम है ना इससे, तो फिर वहां पर अपवर्तनांक नो चेंज, एप्सिलॉन नो चेंज, और बियर लैम्बर्ट के नियम की पालना हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं जो मैंने ऐसा कैसा लिखा है, आप इनको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। क्लियर। अब इसके बाद हम आएंगे, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। अब देखो भाई, ये हमने कह दिया कि बियर लैम्बर्ट का नियम कब कब लागू होगा और कब कब लागू नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर। अब देखो ये हम क्या कह रहे हैं, ये कंडीशन है ना 4th पॉइंट। मैं चाहूं ना तो इस कंडीशन को एक 5th पॉइंट पर और लिख सकता हूं भाई। क्लियर। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं। क्लियर। नो फ्लोरोसेंस और नो फॉस्फोरोसेंस, ये दो घटना होती है भाई केमिस्ट्री में, फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरोसेंस। क्लियर।
प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति कहते हैं इन्हें। क्लियर हो गई बात? प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति ये नहीं होने चाहिए। फ्लोरोसेंस और नो फॉस्फोरेसेंस की कंडीशन में ही बीर लैम्बर्ट लागू होगा। क्लियर? अगर ये घटना घट रही है तो फिर वहां पर बीयर लैम्बर्ट के नियम की पालना नहीं होगी। क्लियर? और एक पॉइंट और मेरी तरफ से, क्या कि लाइट की स्कैटरिंग, लाइट यानी प्रकाश जो आप काम में ले रहे हो, लाइट की स्कैटरिंग, स्कैटरिंग का मतलब फैलना, लाइट की स्कैटरिंग नहीं होनी चाहिए, लाइट फैलती हुई नहीं होनी चाहिए भाई। क्लियर? लाइट एकदम कंडेंस होनी चाहिए। क्लियर? फैलाव लाइट का नहीं होना चाहिए, तो लाइट की स्कैटरिंग नहीं होनी चाहिए, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए, सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। ये कंडीशन मैंने डिटेल में बता दी। क्लियर? जो सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। क्लियर? टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, फ्लोरोसेंस और फास्फोरेसेंस की घटना नहीं होनी चाहिए, और लाइट की स्कैटरिंग भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो ही बीयर लैम्बर्ट के नियम की पालना होगी। क्लियर? तो कितना आसान है यार, बड़ा सीधा सा कंसेप्ट विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में। और ये आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो तो वहां भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन से बीयर लैम्बर्ट के नियम का विचलन होगा, तो वहां के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? तो बड़ा अच्छा सा कंसेप्ट है यार। मजा तब आया था ना जब कंसेप्ट क्लियर करने वाला होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखते हुए नोट डाउन करते हुए चलेगा। वीडियो को पूरा देखें, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लगातार 1 घंटा रोजाना दिया करें, आपकी केमिस्ट्री सेकंड ईयर की बहुत शानदार हो जाएगी। क्लियर? तो चलिए, ये था हमारा एक पॉइंट कि बीयर लैम्बर्ट के नियम की लिमिटेशंस क्या क्या थी। क्लियर? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो हमारा है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। यकीन मानिएगा ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को समझाइए। तो देरी क्यों करते हैं, चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो कैसे रहा है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में इसकी बात करी थी भाई। आपको याद होगा मैंने 4 ऑर्बिटल लिखे थे, सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, इस प्रकार के लिखे थे ना मैंने। ठीक है, आज उनका बारी है। क्लियर? अब देखो भाई, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। ठीक है, क्या कहा है भाई, समझो। ये मैंने कहा था यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसकी 2 रेंज बताई थी आपको, एक यूवी रेंज बताई थी और एक विजिबल रेंज बताई थी। क्लियर? ये कितनी बताई थी? 200 से 400 नैनोमीटर। ये कितनी बताई थी? 400 से 800 नैनोमीटर। क्लियर? अब देखो क्या कहने की कोशिश की जा रही है। सपोज करो मेरे पास कोई एक मैटर है। क्या है भाई? एक मैटर है। जब मैं इसके ऊपर यूवी विजिबल लाइट का रेडिएशन इसके ऊपर डालता हूं तो होगा क्या? इस मैटर में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैटर में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्राउंड स्टेट से कहां चले जाते हैं? एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स से कहां चले जाते हैं? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में संक्रमित हो जाते हैं। ये घटना कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की घटना कहते हैं भाई हम इसे। क्लियर हो गई बात? अब देखो भाई, हम ये कहेंगे कह रहे हैं कि भाई ये जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है ना, ये अणु की ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का मतलब
लो एनर्जी अणु की ग्राउंड स्टेट में रिक्त रहते हैं, रिक्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक इनको एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक इलेक्ट्रॉन यहां से वहां नहीं जाएगा। तो अणु की ग्राउंड स्टेट में लो एनर्जी में ये क्या रहेगा? रिक्त रहेगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन किस में रहेंगे? बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में रहते हैं। क्लियर? तो ध्यान रखना इस बात को, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है कि जब इलेक्ट्रॉन्स के, जब मैटर के ऊपर यूवी विजिबल लाइट डाली जाती है तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, या बॉन्डिंग ऑर्बिटल से कहां चले जाते हैं? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चले जाते हैं। क्लियर हो गई बात? अब देखो क्या कंडीशन है आपके सामने भाई। अणु में नॉन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ये 3 प्रकार के ऑर्बिटल्स होते हैं। क्लियर? देखो अणु में 3 प्रकार के ऑर्बिटल्स होते हैं। अणु में 3 प्रकार के क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं। एक होता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, बंदी अणु कक्षक, सिग्मा और पाई। एक होता है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एन, और एक होता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, सिग्मा स्टार और पाई स्टार। तो अणु में 3 प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं। तो जब हम किसी अणु पर रेडिएशन डालते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल से या तो नॉन बॉन्डिंग में या फिर बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ट्रांजिशन होता है। तो 3 प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं। इस आधार पर इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, इस आधार पर इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण 4 प्रकार का होता है। इस आधार पर इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है भाई? सिग्मा से सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, दूसरा पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, तीसरा एन से सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, और एक होता है एन से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। क्लियर? तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में कितने प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है? 4। या तो सिग्मा से सिग्मा स्टार में जाए, बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में, पाई से पाई स्टार में जाए, बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में, या एन से सिग्मा स्टार या नॉन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में, या एन से पाई स्टार नॉन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है रेडिएशन की एनर्जी को लेकर के तो उस आधार पर इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के होते हैं। क्लियर? अब इनको हम एनर्जी डायग्राम में दिखाने की कोशिश करते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अब समझो, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को हम एनर्जी डायग्राम में दिखाते हैं कि किसकी एनर्जी लेवल क्या होता है। ठीक है? ये हम इसको एक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखो हमने कहा कि समझते जाएंगे भाई आप सभी, है ना? ठीक है? ये कंडीशन आ रही बस मुझे, ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन। ठीक है? ये हो गई कौन सी? सिग्मा। ये हो गया कौन सा? पाई। ये हो गया कौन सा? एन। ये हो गया कौन सा? पाई स्टार। और सबसे ऊपर होता है सिग्मा स्टार। क्लियर? ये एनर्जी डायग्राम है आपका। क्या है? एनर्जी डायग्राम। ठीक है? ये हमने एनर्जी ले रखी है। ठीक है? अब देखो क्या कह रहे हैं, कहां से कहां? सिग्मा से सिग्मा स्टार। क्लियर हो गई बात? ये हो गया सिग्मा से सिग्मा स्टार। क्लियर? एक होता है पाई से पाई स्टार, ये हो गया पाई से पाई स्टार। क्लियर? एक होता है
N से सिग्मा स्टार, N से सिग्मा स्टार, एक होता है N से पाई स्टार। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण हो गए चार प्रकार के, सिग्मा से सिग्मा स्टार, N से सिग्मा स्टार, N से पाई स्टार। क्लियर? इस प्रकार के हो गए आपके पास। ठीक है, अब देखो ये हमने कहा ये कौन से हैं, ये बॉन्डिंग है, ये कौन से हैं, बॉन्डिंग है। ये कौन सा है, नॉन बॉन्डिंग है। और ये कौन से हैं, एंटी बॉन्डिंग है। क्लियर? अब देखो इनकी ऊर्जा का एक क्रम आपसे पूछ लिया जाता है तो वो ऊर्जा का क्रम आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? इनके एनर्जी का ऑर्डर, ये मैं यहां लिख रहा हूं भाई, एनर्जी का ऑर्डर। क्लियर? देखो सबसे ज्यादा किसके लिए चाहिए, सिग्मा से सिग्मा स्टार के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो सबसे ज्यादा सिग्मा से सिग्मा स्टार। क्लियर हो गई बात? फिर होती है भाई ये N से सिग्मा स्टार, N से सिग्मा स्टार। क्लियर? फिर होता है भाई पाई से पाई स्टार, पाई से पाई स्टार। और सबसे कम एनर्जी किसकी है, N से पाई स्टार। क्लियर? तो ये एनर्जी का ऑर्डर है, आप वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, जो एक नंबर का प्रश्न आता है उससे पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की एनर्जी ऑर्डर कौन सा होता है। तो ये एनर्जी ऑर्डर है भाई, सिग्मा से सिग्मा स्टार सबसे ज्यादा, N से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार और N से पाई स्टार। क्लियर? ले लो एक स्क्रीनशॉट। ठीक है, जिनमें से आप ये ध्यान रखना कि ये दोनों जो होते हैं ना, ये होते हैं यूवी में, और इनमें से ये दोनों होते हैं का विजिबल में। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये यूवी लाइट में होते हैं और वो विजिबल लाइट में होते हैं, यूवी लाइट में और ये विजिबल लाइट में। ठीक है, अब देखो इसको हटा देता हूं मैं, अब इनको डिटेल में लेते हैं। 100% प्रश्न आता है भाई मित्र यहां से, तो आप तो केवल कंसेप्चुअलाइजेशन समझते जाएं और नोट्स प्रॉपर बनाते जाएंगे। क्लियर? अब देखो हम क्या कह रहे हैं उसको समझो। सबसे पहले हम ले रहे हैं सिग्मा से सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। क्लियर? कुछ बातें याद रखना आप। पहली बात तो इस संक्रमण के लिए एनर्जी मैक्सिमम, इस संक्रमण के लिए एनर्जी मैक्सिमम चाहिए, सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। क्लियर? दूसरी कंडीशन, यह सामान्यतः अणुओं में देखने को नहीं मिलता है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? तीसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना कि सिग्मा से सिग्मा स्टार यह इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण सामान्यतः सिग्मा बॉन्ड वाले यौगिकों में पाया जाता है। ऐसे यौगिक जिनमें कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, उनमें पाया जाता है। जैसे एग्जांपल आप ले लो एल्केन में ऑल बॉन्ड कैसे होते हैं, ऑल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो एल्केन में किस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण देखने को मिलता है, सिग्मा से सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण देखने को मिलता है। क्लियर हो गई बात? एक पॉइंट और ध्यान रखना, अगर आपको सिग्मा से सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण परफॉर्म कराना है तो मैंने तो पहले ही लिख दिया, इसके लिए एनर्जी मैक्सिमम चाहिए। क्लियर? तो ध्यान रखना, सिग्मा से सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण अगर आपको परफॉर्म कराना है तो इस इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को परफॉर्म कराने के
लिए कराने के लिए वैक्यूम ट्यूब की आवश्यकता होती है। वैक्यूम ट्यूब की आवश्यकता होती है क्योंकि इसके लिए आवश्यक ऊर्जा का मान ऑक्सीजन के आईपी के बराबर, ऑक्सीजन के आयनन विभव के बराबर। और ऑक्सीजन का आयनन विभव बहुत ज्यादा होता है भाई, इसलिए यहां पर कौन सी ट्यूब की आवश्यकता होती है? वैक्यूम ट्यूब, जो टेम्परेचर को सहन कर सके। क्लियर? तो ऑक्सीजन के आईपी के बराबर होती है। तो ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट भैया, कोई सी बुक पढ़ लेना, उसमें लिखने को नहीं मिलेगा, आप पढ़ करके देख लेना। क्लियर? तो ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको किसी अणु में सिग्मा से सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कराना है, क्लियर, तो कैसे कराओगे? वैक्यूम ट्यूब को लेगो और वैक्यूम ट्यूब में ये इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कराया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो ऊर्जा का मान है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है? ऑक्सीजन के आयनन विभव के बराबर होता है। क्लियर हो गई बात? तो ये ध्यान रखना भाई आप सभी, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? एल्केन, और आप चाहो तो साइक्लो एल्केन, एल्केन और साइक्लो एल्केन इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? तो ये पहला इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण है आपका, कौन सा? सिग्मा से सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, ठीक है। और एक पॉइंट और, कौन से रीजन में? यूवी लाइट में देखने को मिलेगा, यूवी लाइट में देखने को मिलेगा। क्लियर हो गई बात? तो ये कर लो नोट। अब देखो अगले इस पर आते हैं, अगले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पर हम आते हैं। अगला कौन सा है भाई हमारा? अगला है हमारा नंबर सेकंड है, एन से सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। ठीक, क्या क्या पॉइंट लिखना है? पहला पॉइंट, इसके लिए, इस संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा, इस संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा सिग्मा से सिग्मा स्टार से कम होती है। उससे तो कम ही चाहिए ना भाई, कम होती है। क्लियर? तो क्योंकि हमने कहा था ना सिग्मा सिग्मा स्टार की ज्यादा होती है और एन से सिग्मा स्टार की कम होती है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण है, ये इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण उन यौगिकों में पाया जाता है, उन यौगिकों में पाया जाता है जिनमें, उन यौगिकों में पाया जाता है जिनमें सिग्मा बॉन्ड के साथ लोन पेयर उपस्थित होते हैं। क्लियर? सिग्मा बॉन्ड के साथ क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए। क्लियर? जैसे एग्जांपल बोलो, ROH, सिग्मा बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी है। जैसे RNH2, सिग्मा बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी है। क्लियर हो गई बात? बता सकते हो ना भाई, जैसे ROR, सिग्मा बॉन्ड भी है, लोन पेयर ही है। जैसे RSR, सिग्मा बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी है। तो इस प्रकार के यौगिकों में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण देखने को मिलता है? एन से सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण देखने को मिलता है। क्लियर हो गई बात? तो ये पॉइंट ध्यान रखना बस इतना सा कि ये इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण क्या क्या होता है। ठीक है, अगले पर आते हैं, ले लो स्क्रीनशॉट। अगले इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पर आ जाएं तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? एक पॉइंट और लिख सकते थे ना आप इसमें। क्लियर? जोड़ लेना भाई उसमें, ये भी यूवी लाइट में पाया जाता है, वो इस पॉइंट को ऐड कर लेना। ठीक है। अब देखो नंबर थर्ड आता है हमारे पास, कौन सा? बोलो, पाई से पाई स्टार। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पाई से
पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। ठीक है, पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। पहली बात तो क्या कहोगे कि इसका एनर्जी लेवल क्या होता है, कम होता है। क्लियर। दूसरी बात, यह सामान्यतया डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड, ये सामान्यतया डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड युक्त यौगिकों में पाया जाता है। तो ऐसे यौगिकों में पाया जाएगा जिनमें कौन सा बॉन्ड उपस्थित है भाई, पाई बॉन्ड उपस्थित है। एग्जाम्पल बोल सकते हो? अरे बोलो ना, एग्जाम्पल कौन से होंगे पाई बॉन्ड वाले? या तो एल्कीन होगा और या एल्काइन होगा। आई बात समझ में? साइक्लो एल्कीन, इस प्रकार के एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई। और बेंजीन नाम सुना है? बेंजीन में पाई बॉन्ड होता है नहीं होता? होता है ना? अरे होता है ना। तो एरोमेटिक कंपाउंड में भी पाया जाता है। क्लियर हो गई बात? एक बात और ध्यान रखना भाई कि इस इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में हमें अणुओं के लिए कुछ बैंड प्राप्त होते हैं। क्लियर? क्या प्राप्त होते हैं? कुछ बैंड प्राप्त होते हैं। जैसे एक बैंड है हमारे पास, क्या नाम है भाई? के बैंड प्राप्त होता है। तो ये पूछ लिया जाता है भाई कि के बैंड कौन से इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में प्राप्त होता है? तो पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में के बैंड प्राप्त होता है। क्लियर हो गई बात? ये किस में प्राप्त होगा? ये प्राप्त होगा एल्कीन और एल्काइन में। क्लियर? लेकिन अगर एरोमेटिक सिस्टम की बात करो तो वहां आर बैंड प्राप्त होता है भाई। क्लियर? सॉरी, वहां बी बैंड प्राप्त होता है, बी बैंड प्राप्त होता है। ये किसमें? एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन, तो बेंजीन में कैसा? बी बैंड प्राप्त होता है। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण? पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण देखने को मिलता है। आई बात समझ में? ध्यान रखना भाई, एनर्जी लेवल कम है, डबल बॉन्ड वाले यौगिकों में पाया जाता है, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर? लो स्क्रीनशॉट। लास्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बचता है भाई। क्लियर? उसको भी देख लेते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपका कौन सा बच रहा है? समझो, बोलो। नंबर 4, एन से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। ठीक है, वहां पर एक पॉइंट जोड़ सकते थे ना? कौन सी लाइट में होता है भाई? पहले बताया था ना, बोलो। विजिबल लाइट में। क्लियर? यहां देखो, एन से पाई स्टार की कंडीशन। पहला पॉइंट क्या लिखोगे? लोवेस्ट एनर्जी रिक्वायरमेंट, सबसे कम एनर्जी होती है, सबसे कम एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए। न्यूनतम एनर्जी, न्यूनतम ऊर्जा। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? दूसरा पॉइंट लिखोगे उन यौगिकों में पाया जाता है, उन यौगिकों में पाया जाता है जिनमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लोन पेयर तथा पाई बॉन्ड उपस्थित होता है। क्लियर हो गई बात? जैसे एग्जांपल देखो, कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड कीटोन का नाम सुना है ना? कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड और कीटोन। क्लियर? अब देखो कैसे एल्डिहाइड और कीटोन, ये देखो ऐसा होता है भाई, ऑक्सीजन पर लोन पेयर होता नहीं होता? ये पाई बॉन्ड रहा और ये लोन पेयर रहे,
क्लियर। तो पाई बॉन्ड भी और लोन पेयर भी उपस्थित होता है। जैसे RnO2 नाइट्रो कंपाउंड ले लो ना, अरे बोलो, अरे पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? ये पाई और ये लोन पेयर। क्लियर हो गई बात? आई बात समझ में? अगला RCN ले लो, साइनाइड, पाई भी है लोन पेयर भी है। क्लियर। तो ये नाइट्रो हो गया, ये साइनाइड हो गया। क्लियर। और भी तो ले सकते हो ना भाई, एसिड ले सकते हो, एस्टर ले सकते हो, वो सभी सी में आ जाएगा भाई। एसिड क्या होता है? ये देखो लोन पेयर भी है, पाई बॉन्ड भी है। एस्टर होता नहीं होता, ये देखो पाई बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी है। क्लियर हो गई बात? तो सभी कंपाउंड जिनमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड उपस्थित होता है, क्या इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गई बात? और एक पॉइंट और नोट करना, इसमें एक पॉइंट और नोट करना। क्या नोट करोगे? इस इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण से, इस इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण से आर बैंड प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा कार्बोनिल कंपाउंड के लिए कौन सा बैंड प्राप्त होता है? आर बैंड प्राप्त होता है। आई बात समझ में यार? अरे बोलो ना, इतना सिंपल करा के पढ़ा रहा हूं भाई। क्लियर? मजा आता है उधर कमेंट सेक्शन में आकर के वहां लिखो। क्लियर? और कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, उन टॉपिक्स के नाम लिखो। हम आपके लिए तत्पर है, तैयार है, बस आपको पढ़ने का जुनून होना चाहिए। नशा लाओ यार। क्लियर? एक ही नशा होना चाहिए आपके अंदर पढ़ने का। क्लियर? बाकी चीजों का नशा नहीं, पढ़ने का नशा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। क्लियर? अभी तो फ्री तो बैठे 4-5 महीनों से फ्री बैठे हुए वैसे भी, अब पढ़ने का टाइम आ गया। क्लियर हो गई बात? क्योंकि परिस्थितियां कितनी विपरीत आ जाए, आत्मनिर्भर तो बनना पड़ेगा ना भाई। ठीक है? और उसके लिए हम खड़े हुए आपके सामने। आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इस वीडियो को। क्लियर? ताकि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी या फिर सिटी से में रहने वाले उन सभी के पास पहुंचे। क्योंकि अभी समस्त कोचिंगे बंद पड़ी हुई है भाई, ऑफलाइन क्लासें बिल्कुल बंद है, और हो सकता है आने वाले समय भी लगभग अभी बंद ही रहे। ठीक है? तो अभी से उसको रेगुलरिटी में लाओ पढ़ाई को। 4-5 महीने रेस्ट कर लिया ना, अब रेगुलरिटी में आ जाओ पढ़ाई को। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो को। क्लियर? लाइक्स करो। क्लियर? कमेंट करो। यही तो मांग रहे हैं यार हम आपसे, और क्या कर रहे हैं। क्लियर? उससे हमारे में जोश आता है पढ़ाने का। क्लियर हो गई बात? तो चलिए, ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कंप्लीट हुआ। क्लियर? अब एक बात कर लेते हैं, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। और लास्ट मैं बता देता हूं जो आपके काम आएगा भाई, वो टॉपिक्स उसको मैं केवल एक चार्ट के तौर पर बता रहा हूं, आप केवल उसको नोट डाउन कर लेना। अभी मैं समझा चुका हूं हालांकि उसको। देखो, टाइप्स ऑफ बैंड, क्या पढ़ा रहा हूं? टाइप्स ऑफ बैंड। ठीक? आगे डिटेल में समझाऊंगा बैंड का मतलब क्या है। क्लियर? टाइप्स ऑफ बैंड, एक होता है के बैंड, एक होता है आर बैंड, और एक होता है बी बैंड। क्लियर? ये के बैंड कौन से इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में आया था भाई? बोलो। पाई से पाई स्टार में, पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में ये देखने को मिला था। आर कौन से में मिला था भाई? एन से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में देखने को मिलता है। बी बैंड किस में आया था भाई? पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में। क्लियर? लेकिन कौन से कंपाउंड के लिए भाई? एरोमेटिक तंत्र के लिए। क्लियर? जैसे बेंजीन था ना, बेंजीन के लिए। क्लियर हो गई बात? ध्यान रखना भाई इस पॉइंट को। क्लियर? ये कौन से सिस्टम में है? पाई से पाई स्टार वो एरोमेटिक में है, और ये एलिफेटिक में है भाई, एलिफेटिक सिस्टम में है। क्लियर? एग्जाम्पल एल्कीन, एल्काइन। क्लियर हो गई बात? ध्यान रखना। ठीक है? इनका जो लैम्बडा मैक्सिमम का मान है ना भाई, वो भी ध्यान रख लेना। मैं बता देता हूं, हालांकि आपको बुक्स में मिलेगा नहीं, लेकिन आप ध्यान रख लेना कि के बैंड के लिए लैम्बडा मैक्सिमम की जो रेंज होती है वो 230 से 350 नैनोमीटर होती है। कितनी? 230 से
350 नैनोमीटर लेमडा मैक्सिमम का मान होता है, यानी कि इतनी तरंग दैर्ध्य पर ये बैंड की प्राप्ति होती है। कौन से बैंड की? के बैंड की प्राप्ति होती है। क्लियर? ये किस पर प्राप्त होता है? ये होता है 250 से 420 नैनोमीटर पर, 250 से 420 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य पर। इसके लिए लेमडा मैक्सिमम का मान है, ध्यान रखना भाई। क्लियर? और बी बैंड के लिए लेमडा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है? 220 से 400। कितनी होती है लेमडा मैक्स? लेमडा मैक्स होता है 220 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। क्लियर हो गई बात? तो ये था लेमडा मैक्सिमम की वैल्यू के बैंड, आर बैंड और बी बैंड के लिए। क्लियर? और इसके लिए आपको अगर ई मैक्सिमम का मान याद रखना है। क्लियर? ई मैक्सिमम ये तो है अधिकतम तरंग दैर्ध्य, अधिकतम तरंग दैर्ध्य पर कौन सा बैंड? के बैंड। ये रेंज आपको याद रखनी है। क्लियर? ई मैक्सिमम का मान क्या है? ई मैक्सिमम का मान है अधिकतम अवशोषणांक। अधिकतम अवशोषणांक कितना होता है? 10,000 से 25,000 की रेंज में होता है भाई। क्लियर? और ये इसके लिए तो बिल्कुल सिंपल है यार। इसके लिए तो ई मैक्सिमम का मान ओनली केवल 10 से लेकर 400, 10 से लेकर 100 होता है, 10 से 100। क्लियर? अवशोषणांक का मान। और बी बैंड के लिए अवशोषणांक का मान कितना होता है भाई? उसके लिए होता है 600 से लेकर 3000 तक, 600 से लेकर 3000 तक। ये ध्यान रखना। क्लियर? तो टाइप पूछो बी बैंड, के बैंड, आर बैंड, बी बैंड, ये इस इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में देखने को मिलता है, ये इसमें और ये इसमें। यानी कि अगर मैं इसके लिए बनाऊं ना तो देखो, ये मैंने कहा ए, ठीक, ये मैंने कहा क्या? लैम्डा, और ये बोलो समझाओगे ना? इधर देखो कितना? 230 से 350, तो ये 230 से 350 की रेंज में हमें क्या मिल रहा है? लेमडा मैक्सिमम। ये क्या है? लेमडा मैक्सिमम। और यहां आ जाओगे तो इस पॉइंट पर क्या होगा? ई मैक्सिमम। क्लियर हो गई बात? ये ध्यान रखना। तो ये था आपका आज का टॉपिक, बड़ा आसान सा था लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था भाई। क्लियर हो गई बात? कोशिश करिए बड़ी आसानी से समझाने के लिए। थ्योरेटिकल भी मैं लिखता हुआ जा रहा हूं आपके लिए, ताकि आपके प्रॉपर नोट्स बनते हुए चले जाएं। तो यार इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका एक शेयर, लाइक और कमेंट तो बनता है भाई। क्लियर? ज्यादा से ज्यादा अपने जो विद्यार्थी है बीएससी के रिलेटेड और भी 11th और 12th में भी अगर आप कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं और अगर हायर लेवल पर भी क्लियर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कहीं के भी विद्यार्थी हो आप, क्लियर, उन सभी को हम कोशिश करते हैं कि विश्वविद्यालय के हिसाब से जब आप थ्योरेटिकल नोट्स लिखो ना तो वो भी आपके साथ बनते हुए चले जाएं। क्लियर हो गई बात? मैं क्या कहता हूं हमेशा, क्या फर्क पड़ता है मैं किसी से बेहतर करूं? बहुत फर्क पड़ता है मैं किसी का बेहतर करूं, और मैं उसी लाइन में लगा हुआ हूं कि किसी का बेहतर कर सकूं। क्लियर? फिलहाल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।